Hello class, good evening. So yesterday the class was ended towards the introduction of this chapter, that is Indian economy on the eve of independence. कल मैंने ये चैप्टर आप लोग को स्टार्ट कराया था, राइट? तो कल ये चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 CBSE बोर्ड एंड योर बुक इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो इस वाले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन किया था. देन वी हैड द सेकेंड टॉपिक 1.2 फ्रॉम योर NCERT बुक, दैट इज़ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल. ये भी मैंने आपको समझाया था, जहाँ वी स्टडीड दैट ब्रिटिशर्स ओनली थॉट अबाउट देयर ओन about their own development, and side by side वो लोग क्या कर रहे थे, that they were taking all the raw materials from our country and then the finished good was coming from their country. So the finished good which was coming, which it was not for our use, it was for their own use. वो अपने use के लिए सब कुछ कर रहे थे. Then but धीरे धीरे ये देखा गया दैट जब हमारे इंडिया के लो लेवल होता चला गया और इकोनॉमिक वैल्यू, देन व्हाट हैपेंड, तो फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बहुत जल्दी इवॉल्व हुए. बिकॉज इन इंडिया फैब्रिक जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है लाइक सिल्क एंड कॉटन, इट इज़ वेरी यू कैन से वर्ल्ड वाइड, इट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में फैला हुआ है. यहाँ से बहुत सारा सिल्क के आइटम्स जो हैं, रॉ मटेरियल्स आपका एक्सपोर्ट होता है. एंड सो उस टाइम पे भी हैंडीक्राफ्ट्स तो हमारे इंडिया में फेमस है ही. हाथ से बनी हुई चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे भी हम लोग यही चीज़ यूज़ कर रहे थे. ओके, सो नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर. जो मैंने आपको पहले ही बताया था, at most of the time, means even today, but not today, it's not too much, but इससे 2-3 साल पहले भी आप अगर देखें, so your agriculture sector was the main source of income. और economy was depend on agriculture sector. हमारी economy पूरी agriculture पर डिपेंड थी. तभी हम लोग, हमारा इंडिया किस लिए जाना जाता है कि वो एक कृषि प्रधान देश, वो लाइवलीहुड के लिए सबके पास वो ही था. इसलिए हम लोग अपने फार्मर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिनके वजह से हम लोग को प्रॉपर तरीके से खाना खाने को मिलता है, राइट? वी शुड प्रे टू द फार्मर्स, पीजेंट्स, दैट फॉर देम वी आर गेटिंग फूड. So let's start with the topic agriculture sector. So जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इवन yesterday I have explained to you about this. So see what is it is written in your book. India's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. About 85% of the country's population lived in villages. हमारे देश का 85% जो जनसंख्या थी, जो पॉपुलेशन थी, वो कहाँ रह रही थी? विलेजेस में. हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग विलेजेस में रहते थे उस टाइम पे. नाउ स्लोली पीपल हैव फॉरवर्डेड टूवर्ड्स ईच अदर. अब तो लोग धीरे धीरे, आप देख ही रहे हैं, अपना गांव छोड़ के सब शहर आते हैं. वाई? फॉर नीड ऑफ वर्क, अपने काम के लिए आते हैं. सब अपने काम के लिए अब अपना धीरे धीरे हमारा अर्बन पॉपुलेशन जो है रूरल पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा हो चुका है. राइट नाउ इट्स द वाइस वर्सा. जहाँ पहले इंडिपेंडेंस से पहले 85% पीपल यूज टू लिव इन विलेजेस. 85% पीपल used to live in villages, whereas nowadays, right now, after 7.5 decades, मतलब इंडिपेंडेंस के 76 years के बाद
85% people are living in cities. But for why? For employment, for work, जॉब के लिए, for जॉब के लिए हमारा यू कैन से जो जितने भी विलेज की पॉपुलेशन है, अब काफ़ी लोग धीरे धीरे माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द सिटीज. ओके, सो you can see Indian's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. About 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. मतलब उनका जो livelihood है, खान पान, इंसान जो जीता है जिस बेस पर, जो उनका बेसिक नीड था, that was agriculture, through which they were getting their income, money, to earn their livelihood. हम कहते हैं ना, पेट भरने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर ही मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू डू, बिकॉज यू कैन सी ना 85% पीपल वर लिविंग इन विलेजेस. सो एग्रीकल्चर वॉज द बेसिक पार्ट. फार्मिंग, कल्टीवेशन, जितना भी आपका होता है, एवरीथिंग वॉज देयर. बट उस टाइम पे फार्मर्स के पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं थे. दे यूज टू डू एवरीथिंग विद देयर हैंड्स. सब कुछ अपने हाथों से करते थे. एंड दे यूज टू हैव एनिमल्स. However, despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector continued to experience stagnation and infrequently unusual deterioration. ठीक है, अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ. दैट एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी पीपल वर सफरिंग. लोग सफ़र कर रहे थे, डिटेरियोरेट कर रहे थे. एग्रीकल्चर में भी दे वर डिटेरियोरेटिंग. नाउ व्हाट इज deteriorate, stagnate? That उनकी जो क्रॉप्स या जो फसल थी वो टाइम पे नहीं हो रहा था. इसलिए मैंने कल आपको बंगाल फेमाइन के बारे में बताया भी था. यू मस्ट रिमेम्बर दैट. बंगाल फेमाइन के बारे में मैंने बताया था आपको. ओके, सो तो इसलिए उनका प्रोडक्टिविटी अच्छे से नहीं हो रहा था एग्रीकल्चर में ड्यूरिंग दैट टाइम. देन सी, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकेम लो इन एब्सोल्यूट टर्म्स. द सेक्टर एक्सपीरियंस्ड सम ग्रोथ ड्यू टू, जो सेक्टर था एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टिवेशन. फिर भी थोड़ा बहुत एरिया ग्रो कर रहा था, मैंने जो अभी आपको बताया, बिकॉज इट वॉज कमिंग अंडर द कल्टीवेशन. मतलब फार्मिंग की जो क्रॉप का लैंड है, सो योर कल्टीवेशन लैंड, सी दिस इज योर, व्हाट इज कल्टीवेशन? द एरिया, द लैंड विच इज अंडर फार्मिंग. जो लैंड आपका अंडर फार्मिंग है, in that area the cultivation is formed. Okay, now see, this stagnation in the agricultural sector was caused mainly because of the various systems of land settlement that were introduced by the colonial government. अब ये चीज़ क्यों हो रहा था? Because अब आप कहोगे जब हमारा 85% people are from village and the main livelihood sector was agriculture, और फिर उसमें से इतना कुछ एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने के बाद भी, जो मैंने आपको बताया, हम डिटोरेट क्यों कर रहे थे, हम डिग्रेड क्यों हो रहे थे, डाउन लेवल में क्यों जा रहे थे, हमारा इनकम क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट
जो थी उस टाइम पर, ब्रिटिशर्स ने यानी कि अंग्रेज़ों ने हमारे लैंड पे कब्जा कर लिया था. दिस कल्टिवेटेड लैंड was captured by the Britishers. They have occupied. उन्होंने इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था. that thing was known as, अब उस चीज को क्या बोलते हैं, जो उन्होंने लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था, दैट ऑक्यूपाइड लैंड इज नोन एज लैंड सेटलमेंट. इसमें वो सेटलमेंट करते थे, लैंड सेटलमेंट. ओके, they used to do land settlement. You can see in your book also, that were introduced by the colonial government, particularly under the zamindari system, which was implemented in then Bengal presidency, compromising the parts of India's present day eastern states, compromising the parts of India's present day eastern states, the northeastern part. Okay, the profit occurring out of the agriculture sector went to the zamindars instead of the cultivators. जो लोग लैंड कल्टीवेट कर रहे हैं, कल्टीवेटर्स यानी कि जो फार्मर्स, पीजेंट्स हमारा लैंड कल्टीवेट कर रहे हैं, उनको तो पैसा नहीं मिल रहा था. जो लोग उस टाइम पे जमींदार यू ऑल नो, जिनके पास बहुत काफ़ी एरिया कवर सेक्टर्स ऑफ एरिया, दे हैड देयर ओन लैंड. उनके पास खुद की लैंड थी जिसपे ये फार्मर्स काम करते थे. ठीक है, तो जब ये किस तरीके से इन्होंने ऑक्यूपाई किया उस जगह को, हमारे ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से ऑक्यूपाई किया, ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड थ्रू जमींदारी सिस्टम. ओके, सो जितना भी आपका क्रॉप्स, कल्टीवेटेड लैंड था, क्रॉप्स जहाँ पर ग्रो हो रहा था, उस लैंड को ये लोग जमींदार से खरीद रहे थे. They were buying from the zamindars and the cultivators were getting nothing, and zamindars were getting monetary benefit, पैसा मिल रहा था उनको, और वो यही इनका तरीका था करने का. ओके, एंड पर्टिकुलरली इसमें लिखा है बंगाल प्रेसिडेंसी. बंगाल में जब उस टाइम पे जमींदार से, इसलिए बंगाल फेमाइन भी हुआ था, जिसके बारे में मैं आपको कल थोड़ा सा, आई जस्ट टोल्ड यू लिटिल बिट, but today I will explain it more broadly. And if we are coming through the topic after few discussions, so you can see that the zamindars used to, means the Britishers used to occupy the land through the land settlement by the zamindars, and they used to get the land. Okay, which was implemented in the then Bengal presidency. Okay, now see. However, a considerable number of zamindars, and not just a colonial government, did nothing to improve the condition of agriculture. The main interest of the zamindars was to only collect the rent regardless of the economic condition of the cultivators. This caused immense misery and social tension among the latter. To a very great extent, the terms of revenue settlement were responsible for the zamindars adopting such an attitude. Dates dispositing specified sums of revenue were fixed, failing which the zamindars were to lose their rights. Okay, now we have to explain this topic. ओके, सो नाउ लेट्स कम, जो अभी मैंने आपको रीड किया, टू आवर रेवेन्यू सेटलमेंट. ओके, सो रेवेन्यू सेटलमेंट पे हम आते हैं. नाउ यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर, व्हेन दिस जमींदारी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट जब ये लोग कर रहे थे ब्रिटिशर्स फ्रॉम विद जमींदार्स, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जमींदार ये भी नहीं सोच रहे थे, जो उनको मनी ब्रिटिशर्स लैंड सेटलमेंट के लिए रेंट पे दे रहे थे, दे वर गिविंग रेंट फॉर दैट. फिर उसमें से जो आपका मनी आ रहा था, द मनी विच वॉज कमिंग, तो ये पैसा ये लोग अपनी एग्रीकल्चर पे नहीं लगा रहे थे,
they were not investing any money to improve agriculture, okay. So what they were doing, वो सिर्फ किस पे बिजी थे, ओनली टू टेक द रेंट, सिर्फ अपना रेंट लेने में ये बहुत ज़्यादा बिजी थे, ओके। तो उसके बाद एक वर्ड निकल के आया, रेवेन्यू सेटलमेंट। नाउ व्हाट इज दिस रेवेन्यू सेटलमेंट? The terms of revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such an attitude. Dates and depositing specific sums of revenue were fixed, failing which the zamindars used to lose their rights. इससे क्या हो रहा था? रेवेन्यू मीन्स द मनी विच वॉज कमिंग टू देम, और जो रेंट उनको पे करना पड़ रहा था, देन आफ्टर दैट दे हैव टू गिव द लैंड। उसमें क्या हो रहा था? तो सम जमींदार्स वर फेलिंग टू गिव दैट। यही उनका प्लान था ब्रिटिशर्स का, हाउ टू विल ऑक्यूपाई। उन्होंने किस थ्रू गए? सबसे पहले जमींदार के थ्रू गए, देन दे गिव द लैंड फॉर द सेटलमेंट। आफ्टर दैट दे व्हाट डिड दे डू? सी failing the zamindars will lose their, besides the low levels of technology। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, there were no electronic machines जिससे हमारा फार्मिंग या कल्टीवेशन हो, ओके। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। किसी भी टाइप का फर्टिलाइजर्स यू नो व्हाट इज फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स जिससे आपका लैंड फर्टाइल होता है, राइट। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर इंसेक्ट्स। Pesticides are, you can say, they kill the insects which damage crops in the field and proper use of fertilizers makes the land fertile। कैसा बनाता है वो लैंड? फर्टाइल। पर यहाँ पर लैंड फर्टाइल नहीं था, प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स नहीं हो रहा था, उसके वजह से आपका लैंड भी फर्टाइल नहीं था। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थे उनके पास, ओके। So see, besides the low-level technology, lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizers all added up to aggravate the plight of the farmers and contributed to the dismal level of agricultural productivity। Agriculture productivity में बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, और it was very big condition, worse condition for the farmers आगे आने वाले टाइम में। There was of course some evidence of a relatively higher yields of cash crops in certain areas of the country due to commercialization of agriculture। कुछ एरिया में फिर भी आपका you can see ये बता रहे हैं जो क्रॉप्स फिर भी वहाँ पे इनकम आ रहा था, जस्ट बिकॉज द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स देर वॉज बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर वेयर दैट क्रॉप्स वर बट ट्रेडिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से ज़रूर उनका ट्रांसफ़र हो रहा था, इसी वजह से हो रहा था ये। वर्क दिस आउट, ये मैं आपका वर्कशीट बाद में कराऊंगी, but these could hardly help farmers in improving their economic condition। Instead of producing food crops, they were producing cash crops which were ultimately used by British industries back home। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, फूड क्रॉप जिससे लोग खाना खाएंगे वो तो यहाँ पे ग्रो नहीं हो रहा था, राइट। फूड क्रॉप, अगर आप फूड क्रॉप नहीं ग्रो करोगे, इफ यू विल नॉट ग्रो फूड क्रॉप, व्हाट विल यू ईट? You will starve with hunger। हम भूख से मर जाएंगे, और इसलिए भूखमरी यानी कि फेमाइन हुआ था, राइट। एंड व्हाट दे वर डूइंग? कैश क्रॉप, जिससे पैसा आ रहा है। तो उन फार्मर्स को अगर पैसे मिलने से क्या हुआ? भाई खाना भी तो खाना है ना। व्हाट इज कैश क्रॉप? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिगो।
इंडिगो मूवमेंट भी हुआ था, कल मैंने थोड़ा सा बताया था आपको व्हाट इज इंडिगो। आपने देखा होगा वाइट जो क्लोथ्स होते हैं हमारे, उनको धोने के बाद हम लोग नील लगाते थे, ब्लू कलर लिक्विड, उसका एक ऐड भी आता था, एक ब्रांड भी है उजाला, जिसका नील जो होता है दैट इज यूज्ड इन, दैट इज इंडिगो। इंडिगो का प्लांट यू नो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बहुत ग्रो हुआ, जब उन्होंने देखा व्हाट इज दिस, दैट इज, इसमें ब्लू कलर का एक फ्लावर होता है, जिससे इसको ये लोग अपने देश में ले गए, फिर इन्होंने वेरियस तरीके से उसको यूज़ किया फॉर, हमारे यहाँ क्लोथ्स में यूज़ होता है, ओके। एंड उन लोगों ने उसको फूड कलर में पता नहीं बहुत तरीके से दे हैव यूज दैट, ओके। दैट वाज कैश क्रॉप, बट इंडिगो क्या हम खा सकते हैं? कैन वी ईट दैट? नो। नाउ सी, but this could hardly help farmers in improving their economic condition, as instead of producing food crops now they were producing cash crops, which were ultimately used by British industries back home. Despite some progress made in irrigation, India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage and dissolution of soil. मतलब एग्रीकल्चर में एक दूसरी तरफ वो ग्रो हो रहा है, पैसे आ भी रहे, स्टिल देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स। क्या? टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग यू मस्ट बी नोइंग। सो व्हाट इज दे वर लैकिंग? टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? मोस्टली इन हिली एरियाज एंड इन प्लेन एरियाज ऑल्सो, यानी कि फुट हिल्स, जो पहाड़ी इलाके से थोड़े नीचे, वहाँ पे आपने ये ऐसे टेरेस की तरह, फिर उसमें स्टेयर्स होते हैं, यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी हमारे देश में, ओके। देन फ्लड कंट्रोल, बारिश आ रही है तो बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स हो रहे हैं, तो बाढ़ आ रहा है, बाढ़ से सारे क्रॉप्स आपके डैमेज हो रहे हैं ड्यू टू द फ्लड विच दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल, तो दैट्स वाई द crops were getting damaged. Then next thing is drainage and dissolution of soil. Right, soil, खाद, which is the main part of your irrigation of your crops, जो आपका मेन पार्ट है, अगर वो ही आपका डिग्रेड होने लगेगा तो आप कैसे यूज करेंगे आपकी फार्मिंग में, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली फ्लड तो होगा। इफ देयर विल बी नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वेयर विल द वाटर बी पास आउट? जितना भी वाटर यूज होगा उसका एक लिमिट होता है, टिल दैट लिमिट वी यूज दैट, ओके। नाउ when a small section of farmers changed their cropping pattern, फिर कुछ farmers ने अपना brain use किया, they changed their cropping pattern। क्या change किया उन्होंने? cropping pattern, okay, cropping pattern change किया। then उसके बाद commercial crops में आ गया। large section of tenants, small farmers, sharecroppers neither had rescue resources and technology nor had incentives to invest in agriculture। इसी वजह से कुछ फार्मर्स ऐसे थे, स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। दे डिड नॉट हैव एनी मनी, नो रिसोर्सेज, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और किसी भी टाइप का कोई भी रिसोर्स नहीं था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ओके। दैट फॉर दोज वी कैन यूज दीज टाइप ऑफ मेथड्स for farming and growing crops very smoothly. So that's why they were not able to grow crops. They did not have any resources, technology, incentives, facilities to invest। कोई पैसा कहाँ से आएगा जब है नहीं, तो फिर कोई किसी तरीके से आपको मॉनेटरी हेल्प नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से एग्रीकल्चर में करेंगे। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया है। सो मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज विच ब्रिटेन वर टेकिंग, सबसे पहला हमारा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुआ था सूरत में,
इन गुजरात, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. सो I will discuss this topic in your next class. Okay.